वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सबसे पहला हमने कन्वर्टर में स्टार्ट किया था वो था सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर विथ रेजिस्टिव लोड, है ना। पहले क्लास में हम लोगों ने रेजिस्टिव लोड को लेकर के चीज़ों को समझा था, लेकिन एक्चुअली जो लोड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इंडक्टिव टाइप के होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव लोड्स। तो अब देखेंगे कि कैसे एक एसी सप्लाई को हाफ वेव रेक्टिफाई करके एक लोड को दिया जाता है और उस समय वोल्टेज का कर्व और अदर चीजें जो वर्किंग है पूरी की पूरी किस तरह से होती है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्योर रेजिस्टिव लोड के लिए देखा था और अब देखना है आरएल लोड के लिए, ठीक है। नाम वही है, सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर विथ आरएल लोड। ये भी हाफ वेव भी होगा और फुल्ली कंट्रोल्ड होगा। और आपने पढ़ा था कि फुल्ली कंट्रोल्ड मतलब कि फायरिंग एंगल को वैरी करके हम लोग आउटपुट वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। मतलब जो आउटपुट वोल्टेज जो हम लोड को दे रहे हैं वो हमारे अपने कंट्रोल में है, ठीक है ना। फायरिंग एंगल के बारे में हम समझे थे कि डिफरेंस, है ना, ओमेगा टी में डिफरेंस जिस समय आपका थायरिस्टर फॉरवर्ड बाइस हुआ और जिस समय उसको ट्रिगर किया गया, गेट सप्लाई दिया गया, उनके बीच का जो टाइम इंटरवल है वही क्या है, फायरिंग एंगल है। आपने ये भी देखा कि अगर फायरिंग एंगल 0 हो तो आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम होगा और जितना ज्यादा उसको 0 से पाई के बीच में वैरी करेंगे, जो फार्मूला था आप देखे थे, उतना ज्यादा उसकी वैल्यू घटेगी, ठीक है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि फायरिंग एंगल वो एंगल है, वैसे ये डेफिनेशन कहीं आप पता नहीं समझ में आएगी नहीं आपको। फायरिंग एंगल वो एंगल है जो कि वो एंगल जिस पर अगर हम गेट पल्स दें तो आउटपुट वोल्टेज मिले मैक्सिमम, और वो एंगल जिस पर एक्चुअली ट्रिगर किया जाता है उनके बीच का जो डिफरेंस है वही फायरिंग एंगल है। खैर कोई बात नहीं, जो डेफिनेशन नोट्स में गया है वो सब आप जानते हैं। अब आइए इस पे, सर्किट सिंपल है, सप्लाई Vm sin ओमेगा t, Is सोर्स करंट, It थायरिस्टर करंट, Vt थायरिस्टर करंट, I0 आउटपुट करंट या लोड करंट, V0 आउटपुट वोल्टेज, और इस केस में भी Is, It, I0 तीनों क्या होगा, एक जैसा होगा। Vs जो आपका सप्लाई वोल्टेज है, साइनोसॉइडल है, उसको हम बना दिए। बाकी ये सब कैसे कैसे बनेगा और इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग होगा वो हम लोग को देखना है। देखिए सबसे पहले अगर हम देखें 0 से अल्फा के टाइम पीरियड में, है ना, मतलब ओमेगा बिटवीन 0 एंड अल्फा, 0 से अल्फा के बीच में जब हमने गेट पल्स नहीं दिया है लेकिन आपका थायरिस्टर क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस्ड होगा, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होगा, मतलब ऑफ होगा, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, है ना, गेट सप्लाई दिए नहीं है, कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा होगा, तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, 0। यानी इस पीरियड में आउटपुट वोल्टेज कितना है, 0 है। अगर आउटपुट वोल्टेज 0 है, इधर से कोई करंट ही नहीं जा रहा है, तो IO भी क्या होगा, 0। और थायरिस्टर वोल्टेज ये ओपन है, तो थायरिस्टर तो एक तरह से इस स्टेट में है ना। तो इसके केस में क्या होगा, V आउटपुट 0 है तो Vt इक्वल टू Vs, जो Vs की वैल्यू होगी वही Vt होगी, तो Vs इस तरह से बढ़ रहा है तो Vt भी इस तरह से बढ़ेगा, ठीक है। तो ये है बिटवीन 0 एंड अल्फा, 0 से अल्फा के बीच में ये हुआ, थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ता गया लेकिन थायरिस्टर को गेट पल्स मिला नहीं है, इसलिए थायरिस्टर ऑन नहीं हुआ है। ओमेगा t इक्वल टू अल्फा पे हम थायरिस्टर को गेट पल्स देते हैं, यानी यहां पे हमने गेट पल्स दिया Ig पे, ठीक है, Ig यहां पे दिया ओमेगा t इक्वल टू अल्फा पे। जैसे ही गेट पल्स देंगे, थायरिस्टर आपका ऑलरेडी फॉरवर्ड बाइस्ड है, गेट पल्स देते ही वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ जाएगा और Vt की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, है ना। यानी कि अल्फा पे Vt की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। जैसे ही Vt 0 होगा वैसे ही पूरा का पूरा जो सोर्स वोल्टेज है वो किसके बराबर हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज के हो जाएगा ना।
केवीएल लगाई, सिंपल। तो जो यहाँ का वोल्टेज है वही वोल्टेज पूरा का पूरा यहाँ कहाँ आ जाएगा, लोड के क्रॉस, ये 0 हो गया। तो जो यहाँ वही पूरा का पूरा, पूरे लोड की बात करें, वी आउटपुट मतलब ऐसा नहीं कि इसका अलग और इसका अलग, हम पूरे की बात करें, वी आउटपुट। तो यानी कि अल्फा पर जो आउटपुट वोल्टेज है वो एक बैक बढ़ के इतना पे पहुंच जाएगा। सपोज जो ये वैल्यू है ना वही यहाँ ये वैल्यू है, ठीक है। लेकिन देखिए अब डिफरेंस शुरू हो गया, जो प्योर रेजिस्टिव लोड में होता था और जो आरएल लोड में होगा वो डिफरेंस अब शुरू हो गया। क्या, अगर एक इंडक्टिव लोड है तो वो अपने करंट में चेंज को अपोज करेगा। अगर पहले करंट 0 था तो फिर वो एक बैक 0 से 50 एम्पेयर या 60 एम्पेयर नहीं हो सकता है, वो 0 से बढ़ेगा धीरे धीरे, जो भी उसका टाइम कांस्टेंट हो उतना टाइम लेगा वो इंक्रीज होने में, है ना। प्योर रेजिस्टिव लोड में हम लोग देखे थे डायरेक्ट जैसा था वेव फॉर्म वोल्टेज का वैसा ही करंट का हो जाता था, क्योंकि रेजिस्टिव लोड था। लेकिन ये रेजिस्टिव लोड नहीं है, आरएल लोड है। और आरएल लोड में आप देखिए कि ओमेगा टी इक्वल टू अल्फा से जस्ट पहले आउटपुट करंट कितना है, 0 है। और ओमेगा टी इक्वल टू अल्फा पे आउटपुट वोल्टेज तो बढ़ गया डायरेक्ट पूरे के क्रॉस, लेकिन आउटपुट करंट एक बैक नहीं बढ़ेगा, वो धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि इंडक्टर अपोजेस सडन चेंज इन करंट, तो वो फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा, देखिए उसके बाद अब हम आते हैं अल्फा से पाई के बीच में, अल्फा से पाई के बीच में। तो अल्फा से पाई के बीच में जो, अच्छा अल्फा से पाई के बीच में इसका पॉजिटिव हाफ चल रहा है प्लस, है ना। अल्फा से पाई में इसका पॉजिटिव हाफ है, ठीक है। तो जो यहाँ का वोल्टेज होगा वही पूरा आउटपुट वोल्टेज होगा, सीधे केवीएल लग रहा है। जो यहाँ का वोल्टेज वही पूरा का पूरा आउटपुट वोल्टेज। तो ये इस तरह से भी आउटपुट तो भैया इस तरह से वैरी करेगा, ठीक है, सही है। जैसा आपको Vs उसी तरह से V आउटपुट इसके बाद इस तरह से वैरी करेगा, ठीक है। ओके, Vt तो 0 ही रहेगा क्योंकि शॉर्ट है भी, ठीक है। और I आउटपुट, देखिए अब क्या होगा, आउटपुट करंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा, ठीक है। अब देखिए कि सप्लाई वोल्टेज आपका Vm sin ओमेगा टी है ना, और जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी कुछ उसी टाइप का है। और ये जो लोड है ये इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव रेजिस्टिव दोनों कंबाइंड लोड है। तो ये कुछ एंगल से वोल्टेज से लैग करेगा। अगर प्योर इंडक्टिव होता तो पूरे 90 डिग्री से लैग करता, प्योर इंडक्टिव नहीं है तो कुछ एंगल से लैग करेगा, कुछ एंगल से लैग करेगा। इसका मतलब है कि जिस समय इस आउटपुट वोल्टेज का मैक्सिमम है उस समय आउटपुट करंट का मैक्सिमम नहीं होगा, उसके कुछ देर बाद होगा। वो 10 डिग्री हो, 5 डिग्री हो, 25 डिग्री हो, वो तो लोड के नेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन इतना कंफर्म है कि चूंकि लैग करेगा इसलिए जिस समय इसका वोल्टेज मैक्सिमम है उस समय करंट का मैक्सिमम नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात, ओमेगा टी इक्वल टू पाई पे, है ना, ओमेगा टी इक्वल टू पाई पे सोर्स वोल्टेज 0 हो गया और आउटपुट वोल्टेज भी 0 हो गया। लेकिन आउटपुट करंट ओमेगा टी इक्वल टू पाई पे 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लैग कर रहा है। अगर ये 10 डिग्री से लैग कर रहा है तो क्या होगा, इसके 10 डिग्री बाद ये 0 होगा। 15 डिग्री से लैग कर रहा है तो वोल्टेज के 0 होने के 15 डिग्री बाद ये 0 होगा। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब है कि जो आउटपुट करंट का जो कर्व है वो भले ही ये 0 हो जाए लेकिन ये 0 नहीं होगा। उसका क्या मतलब है देखते हैं हम, एक मिनट रुकिए। तो हम ये कह रहे हैं कि आउटपुट करंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा, है ना। जिस समय इसका मैक्सिमम है उस समय जरूरी नहीं कि इसका मैक्सिमम हो, इसका मैक्सिमम कुछ देर बाद मानिए, कुछ इस तरह से, और उसके बाद फिर ये घटा, ठीक है। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी Im और उसके बाद ये घटा। जिस समय वोल्टेज 0 है उस समय करंट 0 नहीं है, करंट कुछ देर बाद 0 होगा। और इसका मतलब क्या है वो देखेंगे।
सपोज कि करंट कुछ देर बाद इस तरह से यहां पर आकर के ये जीरो हो रहा है, ठीक है। और ये जो यहां पर आकर के जीरो हो रहा है इसको हम लोग कह देते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं एक्सटिंक्शन एंगल, ठीक है। ये जो आया इसको कहते हैं बीटा, इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और बीटा क्या है? बीटा है एक्सटिंक्शन एंगल, मतलब वो एंगल जहां पर कि करंट जीरो हो वो एंगल क्या कहलाता है? एक्सटिंक्शन एंगल। अब इसको जरा समझिए, है ना, अब इसको समझिए जरा क्या क्या हुआ। देखिए क्या होता है, समझिए। यहां पे आपको एक रेजिस्टिव है, मतलब ये जो RL लोड जो है इसका एक रेजिस्टिव पार्ट है, एक इंडक्टिव पार्ट है, ठीक है। जो आपका आउटपुट वोल्टेज है ये ओमेगा टी इक्वल टू पाई पे जीरो हो गया, ठीक है। आउटपुट करंट जो है वो चूंकि लैग करता है वोल्टेज से, इसलिए वो ओमेगा टी इक्वल टू पाई पे जीरो नहीं हुआ, वो कुछ आगे बढ़ करके बीटा पे जीरो हुआ, ठीक है ना। अब हम लोग जरा सिचुएशंस को समझते हैं। देखिए ओमेगा टी इक्वल टू पाई पे ये वोल्टेज जीरो है, ये वोल्टेज जीरो है, सब कुछ इस तरह से है, लेकिन करंट फ्लो कर रहा है ना, करंट कुछ है, ठीक है, करंट कुछ है। अब हम इसको थोड़ा और अगर आपको डीप में चलें तो देखिए जरा, जब करंट जो आपको इस लोड से करंट जब इंक्रीजिंग नेचर का है ना, करंट जब इंक्रीजिंग नेचर का है तो यहां पर जो वोल्टेज होगा रेजिस्टर के क्रॉस ये होगा IO इंटू आर, और यहां पर जो इंडक्टर के क्रॉस होगा ये होगा E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। और डी आई बाई डी टी मतलब चेंज इन करंट, मतलब फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट। तो जब तक ये करंट इंक्रीज हो रहा है तब तक ये वोल्टेज पॉजिटिव होगा, इसकी पोलरिटी ऐसी होगी। जब तक करंट इंक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है तो फाइनल वैल्यू डी आई बाई डी टी चेंज इन करंट, मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो करंट इंक्रीज हो रहा है मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, तो पोलरिटी उसका कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा जब तक इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, कुछ इस तरह का, ठीक है। और उसके बाद और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जब तक इंक्रीज हो रहा है तब तक इंडक्टर पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि यहाँ प्लस है या माइनस है, करंट इसमें इन कर रहा है, तो इन कर रहा है मतलब इंडक्टर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, अपने मैग्नेटिक फील्ड को बना रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। उसके बाद जब इस टाइम के बाद इंडक्टर का करंट डिक्रीज होने लगा, मैक्सिमम से घटने लगा, जब डिक्रीज होने लगा तब इंडक्टर, जब करंट डिक्रीज होगा तो इंडक्टर अपनी पोलरिटी को चेंज करेगा, क्योंकि अब क्या होगा? डिक्रीज कर रहा है, मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अब माइनस आएगी, तो इसका मतलब पोलरिटी चेंज होगा, है ना। पोलरिटी चेंज हो गया, ये पोलरिटी चेंज हो गया, ठीक है। और इंडक्टर अब अपनी एनर्जी को डिलीवर कर रहा है, इसने एब्जॉर्ब कर लिया, अब एनर्जी को डिलीवर कर रहा है, इस तरह से ये जा रहा है, इस तरह से सोर्स को भी मदद कर रहा है, इस तरह से करंट फ्लो करवा रहा है। अब देखिए जब आपको आउटपुट वोल्टेज जीरो है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, है ना, ये भी जीरो, आउटपुट वोल्टेज भी जीरो। जब VS जीरो होगा तो आउटपुट वोल्टेज भी जीरो हो जाएगा। आउटपुट वोल्टेज के जीरो होने का मतलब क्या है? आउटपुट वोल्टेज, देखिए आउटपुट वोल्टेज जीरो है लेकिन करंट जीरो नहीं है, सप्लाई वोल्टेज जीरो है, आउटपुट वोल्टेज जीरो है, करंट जीरो नहीं है। इसका मतलब है करंट जीरो नहीं है लेकिन इस पूरे का आउटपुट वोल्टेज जीरो है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अच्छा पहले तो ये समझिए अगर ये सोर्स जीरो है तो करंट आखिर फ्लो कैसे कर रहा है? सोर्स का वोल्टेज जीरो है तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है? क्योंकि ये एक सोर्स है बना हुआ इंडक्टर, जो कि एनर्जी को क्या कर रहा है? डिलीवर कर रहा है, एनर्जी दे रहा है ना। तो ये सोर्स बना हुआ है और ये एनर्जी दे रहा है ना। तो जिस समय Vs इक्वल टू जीरो है, V आउटपुट इक्वल टू जीरो है, तो करंट है
लेकिन वी आउटपुट 0, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है ये 0 है, तो जितना ये वोल्टेज होगा उतना ही ये वोल्टेज होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। और करंट कुछ है। उसके बाद जब ये सोर्स वोल्टेज रिवर्स हो जाएगा, जब सोर्स वोल्टेज रिवर्स होगा, है ना, इसके जस्ट बाद सोर्स वोल्टेज रिवर्स मतलब ये प्लस इधर माइनस इधर, सोर्स वोल्टेज रिवर्स हो गया। तो सोर्स वोल्टेज रिवर्स हो गया और Vs और V0 यही तो दो चीजें हैं इसमें, है ना, ये तो पूरा लोड है मान लीजिए, तो Vs इक्वल टू V0 होना है हमेशा, Vs इक्वल टू हमेशा V0 होना है। तो Vs इक्वल टू V0 होना है, तो ऐसा आपको ऐसा लग सकता है कि अब सोर्स इधर से करंट इधर देगा, लेकिन इंडक्टर का करंट अभी 0 नहीं हुआ, इंडक्टर एक बैक अपने करंट के डायरेक्शन को चेंज नहीं होने देगा, इसलिए ये कंटिन्यू रहेगा, आगे कंटिन्यू बढ़ाएगा आगे। और Vs इक्वल टू तो V0 होना है, तो ये प्लस माइनस है, तो यहां भी क्या हो जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि ये बराबर ये होना है ना, ये प्लस माइनस है तो ये प्लस माइनस, और इसके प्लस माइनस होने का मतलब है कि ये वोल्टेज जो E है वो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप है उससे भी ज्यादा हो गया, तभी ना इसकी पोलैरिटी यहां पूरे पर आ गई, है ना। तो ये जो वोल्टेज है इंडक्टर के क्रॉस, ये इस केस में इससे भी ज्यादा है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि देखिए सोर्स का वोल्टेज ये है ना, सोर्स का वोल्टेज इधर इधर प्लस इधर माइनस, और करंट का डायरेक्शन ऐसे है, करंट का डायरेक्शन तो नहीं चेंज हुआ ना। देखिए यहां पर अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हम बात करें, अब अल्फा से पाई की बात तो हो गई, अब हम लोग देखते हैं पाई से बीटा के बीच में, है ना, पाई से बीटा के बीच, इसके और इसके बीच में, तो पाई से बीटा के बीच में जो Vs होगा वही V0 होगा, तो ये कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से, है ना, V0 इक्वल टू Vs, ठीक है। और आप देख क्या रहे हैं कि पाई से बीटा के बीच में करंट जो है वो घट रहा है, करंट मतलब पॉजिटिव ही है, करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ इसी डायरेक्शन में। तो क्वेश्चन स्टूडेंट का ये रहता है कि सर ये सोर्स है और ये तो लोड है ना, तो ये कैसे हो रहा है, ये सोर्स जो है मतलब क्या ये लोड का वोल्टेज सोर्स से भी ज्यादा हो गया, क्या लोड का वोल्टेज सोर्स से भी ज्यादा हो गया कि करंट इस तरह से जा रहा है। तो भाई लोड का वोल्टेज तो सोर्स के बराबर ही रहेगा, लेकिन हुआ क्या कि जो इंडक्टर का वोल्टेज है ना, वो इंडक्टर का वोल्टेज सोर्स से भी ज्यादा हो गया। कैसे, आप अगर इस कंडीशन में अगर केवीएल लगाएं, इस कंडीशन में अगर केवीएल लगाइए तो आप देखिए क्या आएगा, यहां से अगर चलें तो क्या मिलेगा, प्लस I0R माइनस E और प्लस Vs इक्वल टू 0, तो E इक्वल टू क्या मिला, Vs प्लस I0R। जो ये जो है ये सोर्स वोल्टेज प्लस I0R है, मतलब ये सोर्स वोल्टेज से भी बड़ा है, इसलिए ये करंट इधर ट्रांसफर करवा लेता है ना। और इसीलिए करंट कुछ देर तक, जब तक ये वैल्यू, इसकी वैल्यू जब तक इससे बड़ी रहेगी तब तक ये करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो करवा लेगा, जो कि आप देख रहे हैं कब तक है, बीटा तक है ना। बीटा तक में इसकी करंट की वैल्यू, देखिए इसको इतना डीप में समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे फ्री व्हीलिंग डायोड वाला केस, तो फ्री व्हीलिंग डायोड वाले केस में आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा अगर हम इसको नहीं समझे तो, है ना। इसीलिए इसको हम थोड़ा समझा रहे हैं कि हम ये समझाना चाह रहे हैं कि ये जो करंट है, दो बात, एक तो ये है कि वोल्टेज तो यहाँ पे 0 हो गया, तो सोर्स वोल्टेज 0, ये भी 0, लेकिन करंट है, ठीक है, करंट है। और करंट क्यों है, क्योंकि ये 0 हो गया, लेकिन ये आपका इंडक्टर जो चार्ज हुआ इस टाइम में वो डिस्चार्ज हो गया, इसलिए ये करंट ट्रांसफर करवा रहा है, ठीक, एक बात। दूसरी बात, जब सोर्स की पोलैरिटी पलट गई, नेगेटिव हाफ में आ गया, फिर भी ये करंट का डायरेक्शन ऐसे मेंटेन क्यों है, हम लोग जनरल शब्दों में कहते हैं इंडक्टर ऑपोजिट चेंज इन डायरेक्शन एंड चेंज इन, लेकिन हो क्या रहा है कि इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो सोर्स से भी ज्यादा है, आप देख सकते हैं, इसलिए ये करवा रहा है। लेकिन ये वोल्टेज हमेशा इतना नहीं रहेगा, है ना, हमेशा ये इससे ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि करंट घट रहा है, अब करंट धीरे धीरे घट रहा है, तो ये जो वोल्टेज है वो धीरे धीरे घटेगा। जब तक ये E इस सोर्स से ज्यादा रहेगा
तब तक करंट आपका फ्लो करता रहेगा। जैसे कि आप देखिए बीटा पर आकर के करंट जीरो हो गया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बीटा पर आकर के करंट जीरो हुआ, करंट जीरो हो गया सर्किट में, इसका मतलब क्या है? सिंपल आप देखिए, ये तो कोई काम का नहीं है। अब सिंपल देखिए, अगर हम कहें दो बैटरी है, एक बैटरी है 10 वोल्ट का, बीच में एक रेजिस्टर है, और एक बैटरी है 5 वोल्ट का, करंट फ्लो होगा? होगा। कैसे होगा? ऐसे होगा, है ना। लेकिन अगर ये भी बैटरी 10 वोल्ट का है तो करंट कितना होगा? जीरो। समझ आ रही बात? तो होता क्या है, होता ये है, देखिए यहां पर हम आपको इसके क्रॉस जो वोल्टेज है उसका ग्राफ नहीं बना रहे, क्योंकि वो और ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेशन में चला जाएगा कि इसके क्रॉस वोल्टेज का ग्राफ बनाएंगे। लेकिन अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो आप देखेंगे कि क्या है ना, कि ये आपको नीचे की तरफ बढ़ रहा है, और इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो ऑलरेडी, वो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज जिस समय इंडक्टर के क्रॉस करंट मैक्सिमम था, उसके बाद ही इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज पलट गया, जो हमने देखा पलट गया और बढ़ना चालू हो गया। ठीक है, और ये जो वैल्यू है E की, जब E की वैल्यू Vs के बराबर हो जाती है, जब E की वैल्यू भी मतलब Vs बढ़ करके, दोनों ही चेंज हो रहा है, Vs भी बढ़ रहा है और E भी चेंज होगा, जिस समय दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है, जिस समय दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है उस समय करंट जीरो हो जाएगा। आप समझ में आई? जिस समय दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी उस समय करंट जीरो हो जाएगा। मतलब ये जो इंडक्टर है, इससे करंट इसी डायरेक्शन में कब तक रहेगा? जब तक कि E और Vs दोनों सेम नहीं हुआ। जब तक E Vs से बड़ा है तब तक ये करंट को इस तरफ फ्लो कराते रहेगा। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तब फिर करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि देखिए ये तो यहाँ पे जीरो हो गया, ठीक है, ये बीटा एंगल पर जीरो हो गया। ठीक है, चलिए अब हाँ एक और बात देखिए, इस कंडीशन में जब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, करंट इस डायरेक्शन में कंटिन्यू फ्लो कर रहा है, तो अभी भी जो आपका थारिस्टर है इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है? जीरो है, तो ये यहाँ पर भी क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ठीक है, और V आउटपुट इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गई आपको पाई से बीटा के बीच की बात। अब इंडक्टर जितने एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की उतना पूरा एनर्जी डिलीवर कर चुका है। अब क्या होगा? अब इसके बाद क्या होगा कि देखिए, अब जैसे ही करंट की वैल्यू जीरो हुई है ना, करंट का वैल्यू जीरो हुआ, ठीक है, तो वैसे ही ये पूरा तरह से डिस्चार्ज हो गया। करंट की वैल्यू जीरो जैसे ही होगी वैसे ही ये जो थारिस्टर है ना, ये तो ऑलरेडी मतलब कंडक्ट तो कर रहा था, लेकिन चूंकि सोर्स का पोलैरिटी पलट चुका है इसलिए ये रिवर्स बायस होने के लिए तैयार है ना, क्योंकि इसके इस टर्मिनल पे कुछ पॉजिटिव आ रहा है, इधर कुछ नेगेटिव टाइप का आ रहा है। तो जैसे ही ये आपका रिवर्स बायस, जैसे ही करंट की वैल्यू जीरो होगी वैसे ही आपका ये थारिस्टर जो है ये रिवर्स बायस हो जाएगा, यानी ये कुछ इस तरह से हो जाएगा रिवर्स बायस। क्यों रिवर्स बायस हुआ? क्योंकि ये तो ऑलरेडी नेगेटिव पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव आया हुआ है, यहाँ नेगेटिव आया हुआ है ना, तो ये यहाँ नेगेटिव है ना सीधे सीधे, तो ये तो ऑलरेडी रिवर्स बायस था, लेकिन कंडक्शन चल रहा था इसलिए चल रहा था, है ना, इंडक्टर से कंडक्ट करवा रहा था, क्योंकि इधर का वोल्टेज ज्यादा था इधर का कम था, इसीलिए रिजल्टेंट वोल्टेज इसको यहाँ पॉजिटिव मिल रहा था इसलिए कंडक्ट कर रहा था। लेकिन जैसे ही इसका जीरो होगा वैल्यू, करंट की वैल्यू जीरो, जैसे ही इसका वैल्यू बढ़ेगा, जैसे इसका वैल्यू बढ़ेगा वैसे ही यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और ये रिवर्स बायस हो जाएगा। अब तो ये रिवर्स बायस हो गया, तो क्या होगा कि जैसे रिवर्स बायस होगा करंट जाना बंद, सब कुछ ऑफ, तो ये हो जाएगा ऑफ, जीरो। ठीक है, और थारिस्टर का वोल्टेज, थारिस्टर के क्रॉस वोल्टेज किसके बराबर? Vs के बराबर। क्योंकि ये जीरो हो गया तो जो यहाँ वो यहाँ, तो थारिस्टर पे एक बैक ये कुछ बढ़ जाएगा ऐसे, है ना, और फिर जैसे ये साइनोसॉइडल चलता है वैसे ये चलेगा। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं बीटा से 2 पाई के बीच का सीन। बीटा से 2 पाई के बीच में अगर देखें तो बीटा से 2 पाई के बीच में आप देखिए तो V आउटपुट जीरो रहेगा, है ना,
और आई आउटपुट भी 0, कोई करंट ही नहीं है, ठीक है, और VT ये रहेगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब फिर 2 पाई के बाद जब फिर ये पोलरिटी यहाँ पलटेगी, प्लस माइनस इस तरह से होगा, तो फिर 2 पाई के बाद अल्फा डिग्री पे फिर से हम क्या करेंगे, इसको ट्रिगर करेंगे, फिर से सारी चीजें होंगी 2 पाई प्लस अल्फा, ठीक है, तो फिर से अल्फा पर इसकी ट्रिगरिंग होगी, ठीक है, और बी आउटपुट यहां तक तो 0 ही रहेगा, जो है आपका बी आउटपुट यहां तक 0 रहेगा, करेंट अभी भी यहाँ पे 0, और ये वोल्टेज इस तरह से यहाँ बढ़ता रहेगा, ठीक है, और फिर क्या होगा, फिर से वही सारी चीजें होंगी, यहाँ पे फिर ये यहाँ पहुंचेगा, फिर ये पीक पे जाएगा, है ना, फिर इस तरह से, और फिर ठीक है जो आप देख चुके हैं हम लोग, फिर से ऐसे बीटा पर जा करके, और ये करंट इस तरह से बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर यहाँ पे इस तरह से, है, तो बाकी चीजें फिर वैसे ही होंगी, ठीक है। तो ये जो है ये कंप्लीट आपको कर्व बन गया इस पार्टिकुलर सर्किट का, ठीक है। तो ये आपने समझा इस चीज को। थोड़ा सा इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है कि जब हमने गेट पल्स दिया तो ये शॉर्ट हो गया, आउटपुट वोल्टेज पूरा का पूरा इसके क्रॉस आ गया, तो ये हमने बना दिया। लेकिन चूंकि इंडक्टिव लोड है इसलिए करंट वोल्टेज से लैग करेगा, इसलिए आपको आउटपुट वोल्टेज 0 हो गया, लेकिन करंट 0 नहीं हुआ, करंट कुछ देर बाद 0 होगा, ठीक है, और उस एंगल को कहते हैं एक्सटिंक्शन एंगल। और जब तक ये 0 नहीं है, जब तक ये 0 नहीं हुआ, तब तक जो Vs होगा वही यहाँ पर आएगा, जब तक करंट 0 नहीं है ना, जब तक करंट है तब तक मतलब कंडक्शन चल रहा है, तो V आउटपुट है, तो V आउटपुट इक्वल टू Vs, तो इसलिए ये नीचे चला गया, ठीक है। और थायरिस्टर स्टार्टिंग में 0 अल्फा में कुछ वोल्टेज होगा, फिर अल्फा से लेकर के बीटा तक तो ये क्या रहेगा, शॉर्ट ही रहेगा, है कि नहीं, और फिर उसके बाद ये सब। इसमें बस समझने वाला एक सिंपल सा जो मैंने आपको बताया बार बार वो यही था कि यहाँ से यहाँ के पीरियड में आपका इंडक्टर चार्ज होता है, उसके क्रॉस वोल्टेज यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, और उसके बाद इस टाइम के बाद इंडक्टर डिस्चार्ज होना शुरू होता है और इसकी पोलैरिटी चेंज होती है, और पोलैरिटी चेंज होती है, करंट डिक्रीज करने लगता है। जब Vs 0 होता है उस समय भी आपका करंट 0 नहीं रहता है, ये एक सोर्स के रूप में करंट को सप्लाई करते रहता है। उसके बाद Vs की पोलैरिटी चेंज होती है, Vs बढ़ने लगता है, लेकिन ये इससे ज्यादा है, इसलिए करंट कंटिन्यू है। ओमेगा t इक्वल टू बीटा पर जब ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, ये 0 नहीं होगा, ओमेगा t इक्वल टू बीटा पर ये 0 नहीं है, इसकी कुछ वैल्यू है, ओमेगा t इक्वल टू बीटा पे करंट 0 है, करंट की वैल्यू 0 है ना, लेकिन वोल्टेज कुछ है, क्योंकि वोल्टेज क्या है, चेंज, क्योंकि है ना, तो ये यहाँ पर आकर के जब ये बराबर ये हो गया, जब ये इसके बराबर हो गया, तब जाकर के करंट की वैल्यू 0 हो गई। और एक बार 0 हो गई और पोलैरिटी इस तरफ है, एक बार करंट जैसे ही 0 हुआ और पोलैरिटी इस तरह से है, तो क्या होगा, अब करंट 0 हो चुका है इसमें, है ना, तो ये प्लस यहाँ जाएगा और ये माइनस यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस, तो ये ओपन हो जाएगा, उसके बाद करंट को आगे बढ़ने नहीं देगा, फिर तो करंट भी नहीं है, सब कुछ कांस्टेंट, तो वोल्टेज भी 0 हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। तो इसको समझना होगा आपको, थोड़ा सा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है, वेवफॉर्म भी है, थोड़ा सा इसमें यही है कि थोड़ा आगे इसको बढ़ा करके आपको इसको 0 करना है। अच्छा, अब इस फिगर में देख करके बताइए सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या है और दूसरा चीजें क्या है। देखिए, सर्किट टर्न ऑफ टाइम वो टाइम होता है जितने देर के लिए आपका थायरिस्टर रिवर्स बायस्ड होता है। तो थायरिस्टर रिवर्स बायस्ड तो सिर्फ कितने देर के लिए लग रहा है, क्या है, तो ये अगर ओमेगा के टर्म में लिखे तो ओमेगा टीसी लिख सकते हैं, ओमेगा टीसी, है ना, और ओमेगा टीसी ठीक है इक्वल टू कितना होगा, तो ओमेगा टीसी अगर देखें इतने देर के लिए रिवर्स बायस है, तो ओमेगा टीसी इक्वल टू क्या होगा, यहां तक है 2 पाई और यहां तक क्या है बीटा, ये यहां तक क्या है 2 पाई और यहां तक क्या है बीटा, तो ओमेगा टीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस बीटा, तो वहां से सर्किट टर्न ऑफ टाइम निकल जाएगा। इसमें हम एक और चीज आपको हम निकालना चाह रहे हैं, कंडक्शन टाइम, थायरिस्टर कंडक्शन टाइम या कंडक्शन एंगल, जितने देर के लिए थायरिस्टर आपका कंडक्ट कर रहा है ना, हाँ,
तो कितने देर के लिए कंडक्ट कर रहा है थायरिस्टर? तो देखिए थायरिस्टर जितने देर के लिए आप इसका देख रहे हैं शॉर्ट, उतने देर के लिए कंडक्ट कर रहा है। जितने देर के लिए इसके क्रॉस वोल्टेज 0 है उतने देर के लिए कंडक्ट कर रहा है, तो इतने देर के लिए कर रहा है। और ये क्या कर सकते हैं, बीटा टोटल, ये बीटा माइनस अल्फा, इस पूरे में से इतना घटा दें तो इतना बच जाएगा। तो ये जो है दिस टाइम इसको कहते हैं कंडक्शन एंगल, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं y से, y इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। तो बीटा एक्सटिंक्शन एंगल है और y क्या है, कंडक्शन एंगल है। y कंडक्शन एंगल है ना, कंडक्शन एंगल y एंड y इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये छोटा छोटा चीज है इसमें। और अब हम लोग इस पे कुछ न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे। देखिए इसमें जो फ्रीव्हीलिंग डायोड अगला वाला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे यहां से बस ये चीज लेकर के हमको जाना है कि यहाँ पे करंट 0 हो गया, क्योंकि अभी हम इसको मिटाएंगे इसलिए हम एक बार बता दे रहे हैं। करंट यहाँ पे 0 हुआ। करंट यहाँ पे 0 क्यों हुआ? क्योंकि इसके वोल्टेज की वैल्यू इसके बराबर हो गई। ये नहीं कि ये 0 हो गया, अगर ये 0 होगा तब तो फिर इधर से ये वोल्टेज बढ़ जाएगा। करंट 0 क्यों हुआ? क्योंकि ये और ये दोनों सेम हो गए, है ना। ये वोल्टेज की वैल्यू, इंडक्टर के वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं होती है, यहाँ पे करंट 0 हो गया क्योंकि ये और ये दोनों सेम हो गया। और फ्रीव्हीलिंग डायोड में देखेंगे यहाँ पर करंट 0 होने के कारण था कि ये इसके सामने सामने, ये इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन फ्रीव्हीलिंग डायोड में देखेंगे कि इसको पूरा मौका मिलेगा, है ना, कि तुम मन भर करंट फ्लो कराओ, तुम्हारा इसके बराबर नहीं होने देंगे, तुमको जितना मन है उतना देर कराओ, वो देखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस बात को हम बार बार बता रहे हैं, आगे आपको इसको काम में आएगा। ठीक है, अब आते हैं कुछ कैलकुलेशन पार्ट पे, जिसमें सर्किट टर्न ऑफ टाइम, एवरेज वोल्टेज, आरएमएस ये सब निकालना है। तो ये सब चीजें हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। इसमें एक और लिख देना चाहिए, कंडक्शन एंगल, देखिए सबसे पहले सर्किट टर्न ऑफ टाइम जो हम लोग देख चुके थे पहले ही, ओमेगा टी सी इक्वल टू 2 पाई माइनस बीटा, हम लोग देख चुके हैं फिगर में, नोट्स में भी चला जाएगा, दी भेजा जा चुका है। तो टी सी इक्वल टू 2 पाई माइनस बीटा बाई ओमेगा। सेकंड है एवरेज आउटपुट वोल्टेज। तो आप एक दो फ्रेम पीछे चले जाइएगा तो दिखेगा आपको कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो अल्फा से बीटा तक है, अल्फा से पाई तक पॉजिटिव है और पाई से बीटा तक नेगेटिव है। तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो अल्फा से बीटा तक में लेंगे, Vm sin ओमेगा टी डी ओमेगा टी 1/2 पाई। तो उससे इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू आएगी Vm/2 पाई cos अल्फा माइनस cos बीटा। आई आउटपुट एवरेज, एवरेज मतलब डीसी समथिंग टाइप का, इसलिए वी आउटपुट एवरेज बाई आर लिखे हैं, क्योंकि एवरेज होता है वो डीसी होता है, उसमें इंडक्टिव पार्ट को नहीं लेते हैं। तो वी आउटपुट एवरेज बाई आर, Vm/2 पाई आर ये हो जाएगा। आरएमएस निकालेंगे तो इसी का स्क्वायर करेंगे, कुछ ये वैल्यू आएगी। और आई आउटपुट आरएमएस जब निकालेंगे तो उसमें वी आउटपुट आरएमएस बाई पूरा का पूरा इंपीडेंस लेंगे। एवरेज करंट निकालेंगे तो वी आउटपुट एवरेज बाई आर, और आई आउटपुट आरएमएस निकालेंगे तो वी आउटपुट आरएमएस बाय टोटल इंपीडेंस। पावर डिलीवर्ड टू लोड वी आउटपुट आरएमएस इनटू आई नॉट आरएमएस, पता ही आपको। और पावर फैक्टर है cos बीटा माइनस पाई। देखिए उसको मिटा दिए, लेकिन आप ग्राफ को मिटा दिए, लेकिन आप देखिए तो थोड़ा सा याद हो, एक दो फ्रेम पीछे जाके भी आप देख सकते हैं कि एक्चुअली क्या है कि जो आपका आउटपुट वोल्टेज है वो कुछ इस टाइप का है ना, ये पाई है और ये था आपको बीटा, ठीक है, कुछ इसी टाइप का है। और जो आउटपुट करंट है वो कुछ इस टाइप का है। ठीक है, तो अगर पावर फैक्टर की बात करें तो मतलब कि आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच का एंगल का कॉस, ये होगा आउटपुट पावर फैक्टर। और इनपुट पावर फैक्टर की बात करें तो सोर्स करंट और सोर्स वोल्टेज के बीच के एंगल का कॉस। तो अगर आउटपुट पावर फैक्टर देखें तो आप देखिए ये वोल्टेज 0 हो गया है पाई पे, लेकिन करंट 0 हुआ है बीटा पे, है ना। तो दोनों के बीच में कितना एंगल का लैग है, बीटा माइनस पाई। मान लीजिए ये है
ये 180 है ना, तो मान लीजिए ये है 210 बीटा और पाई है 180, तो कितना एंगल से लैग कर रहा है? 30 डिग्री से। 210 माइनस 180 30 डिग्री, तो ये हो गया। तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? कॉस बीटा माइनस पाई आउटपुट का। और इनपुट का देखिए इस सर्किट के केस में सोर्स करंट, थायरिस्टर करंट, लोड करंट सब तो एक ही है। और अगर आप इनपुट का वेव फॉर्म देखें तो वो भी कुछ इसी टाइप का है, वो भी यहीं पर जीरो होता है। इनपुट वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज भी यहीं पे जीरो होता है ना पाइप पे, तो उसका भी पावर फैक्टर यही हो जाएगा कॉस बीटा माइनस पाई। ठीक है, ये चेंज होता है फ्री व्हीलिंग में, वो देखेंगे। इनपुट पावर फैक्टर एज वेल एज आउटपुट पावर फैक्टर यही रहेगा, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज भी पाई पे ही जीरो होता है और इनपुट वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज भी पाई पे ही जीरो होता है। लेकिन आउटपुट करंट जो कि सोर्स करंट के बराबर है, जो कि थायरिस्टर करंट के बराबर है, वो बीटा पे जीरो होता है। ठीक है, ये हो गया। और कंडक्शन एंगल आप देख ही रहे, y इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, इस मेथड में आपने क्या देखा कि थायरिस्टर को लोड को पावर की अगर बात करें तो लोड को पावर कहां से कहां मिल रहा है? लोड को पावर कहां से कहां पे लोड को पावर मिल रहा है? देखिए ये आउटपुट वोल्टेज है, ये आउटपुट करंट है। यहां से यहां तक में आउटपुट वोल्टेज भी पॉजिटिव है और आउटपुट करंट भी पॉजिटिव है ना? यहां से यहां में आउटपुट वोल्टेज भी पॉजिटिव है, आउटपुट करंट भी पॉजिटिव है। तो इतने दूर के लिए लोड को पावर मिल रहा है, इंडक्टर को लोड को पावर मिल रहा है कंप्लीट अगर बात करें, है ना? इंडक्टर ने तो पावर यहीं से देना शुरू कर दिया, ठीक है, लेकिन टोटल पावर जो लोड की बात करें, इतने देर के लिए लोड ने पावर को एब्जॉर्ब किया और इतने देर में क्या हो रहा है? टोटल डिलीवर हो रहा है ना? क्योंकि वोल्टेज नेगेटिव, करंट पॉजिटिव, पावर नेगेटिव, पावर डिलीवर। अब आप कहिएगा सर इतने देर में इंडक्टर का एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, और इतने देर में डिलीवर कर रहा है, तो टोटल पावर एब्जॉर्ब कैसे हो रहा है? तो भाई इतने देर में क्या हो रहा है ना कि इंडक्टर तो डिलीवर कर रहा है लेकिन रेजिस्टर तो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो रिजल्टेंट जो है वो एब्जॉर्बिंग होगा, रेजिस्टर का ज्यादा होगा। तो लेकिन टोटल यहां से यहां में इंडक्टर लोड जो है पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, इतने दूर में पावर को डिलीवर कर रहा है। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो पावर लोड ने लिया वो कितना लिया? इसमें से इसको माइनस करेंगे वो होगा, तो कम है। तो नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे फ्री व्हीलिंग डायोड वाला केस, उसमें आप ये देखिएगा कि एक छोटा सा चेंज सर्किट में, एक छोटा सा चेंज करने से किस तरह से हम लोग बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, सर्किट की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं सिंपल चेंज करके, ठीक है ना? और उसको आप समझेंगे तो आप उसको एप्लीकेशन कहीं भी यूज़ भी कर सकते हैं अगर कभी दिमाग में आया तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सेम चीज़ बट आरएल लोड का ही, बट विथ फ्री व्हीलिंग डायोड। ठीक है, 3 है। उसके बाद फिर आपका फुल वेव में मिड पॉइंट आर और आरएल के साथ, उसके बाद ब्रिज का है आर और आरएल के साथ, फिर साइक्लो कन्वर्टर है, उसके बाद फिर धीरे धीरे ये खत्म होगा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो फुल ब्रिज मिड पॉइंट फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक।